हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मटेरियल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं और हमारा जो चैप्टर है रफ्तार की ओर बढ़ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। और हम लोग चैप्टर 2 ऑर्गेनिक के अनुसार तो चैप्टर 2 है, लेकिन फुल चैप्टर के अनुसार देखा जाए तो हमारा चैप्टर 11 चल रहा था। ठीक है, 11 चैप्टर में हमें पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें से हमने अल्कोहलों को 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अल्कोहल के बारे में एवरीथिंग क्या होता है, लेकिन जो फिनॉल होता है उसको कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी जो भी फिनॉल की जो भी पार्ट होते हैं, जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, फिनॉल का वर्गीकरण, नामकरण करना, फिनॉल का संरचना बनाना, फिनॉल की संरचना क्या होती है, प्रसंस्करण, आकृति, ये सब वगैरह वगैरह इसमें मिल जाएगा। फिनॉल का गुण क्या होते हैं, जैसे कि भौतिक गुण। तो फिनॉल और अल्कोहल की समानता है, कहीं ना कहीं अल्कोहल की तरह दोनों में OH ग्रुप होने के कारण, तो वो भी हम देख लेंगे। और फिर फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, क्योंकि फिनॉल जो होता है 5 रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। पहला अमोनिया से करके एंजिलीन बनाता है, फिर आपका नाइट्रेशन कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल से करके और आपका फिनॉल नाइट्रो बनाता है, नाइट्रोफिनॉल बनाता है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अभिक्रिया करके आपका सल्फोनिक अम्ल बनाता है, फिनॉल सल्फोनिक अम्ल बनाता है। फिर कोल्बी अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया भी इसके मुख्य अभिक्रिया माने जाते हैं। तो इन तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। अल्कोहल यानी फिनॉल की पूरी जो भी स्टोरी है इसमें निपटाने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट तक देखिए, लाइक भी कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लेकर आएंगे ईथर की पूरी कॉन्सेप्ट कहानी। और सबसे जब चैप्टर के इन में हम पूरा जैसे कि 10th क्लास में हम किए थे, उसी प्रकार से 11th क्लास के चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, तो पूरी की पूरी जो जितने भी नामकरण की प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, एक बार में एक लेक्चर में पूरी खत्म कर देंगे। ठीक है, और वो ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए फिनॉल का वर्गीकरण या नामकरण। सबसे पहले हम बता दें कि फिनॉल आपका होता कैसा है, कैसा दिखता है, तब तो उसका वर्गीकरण करेंगे ना, उसका परिचय हो चुका था। ठीक है, जो हमारा फिनॉल है उसमें जो मूलक होता है फिनॉल में, वो क्या होता है आपका डैश OH होता है। फिनॉल का जो मूलक होता है वो क्या होता है बताइए, वो आपका डैश OH रहता है, मतलब उसमें OH लगा रहेगा। लेकिन एरिल समूह में, एलिफैटिक में नहीं, अगर एलिफैटिक में आपने OH लगा दिया तो अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, आपने अगर खुली श्रृंखला में OH लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा बताइए, आपका अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल हो जाएगा। आप अगर एरोमेटिक वाले में लगा देते हैं, किसमें, एरोमेटिक में, जैसे ये बेंजीन हो गया और उसमें OH लगा रहे हैं, तो आपको ये क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। समझ गए। तो दोनों में कॉमन क्या है, आपका OH ग्रुप कॉमन है, इसीलिए इनका जो भौतिक गुण होता है वो इक्वल ही होता है, एक जैसा होता है, समानता पाई जाती है। फर्क इतना है कि ये खुली श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं और ये आपकी रिंग वाले में, वलय संरचना में पाए जाते हैं। अनुनाद के कारण पता ही होगा, इनमें पाइवोट क्या करते हैं, आपस में अनुनाद करते हैं। तो अनुनाद के कारण इनके जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो अम्लीय होता है। और इनमें कोई अनुनाद नहीं होने के कारण इनका जो स्वाद है, टेस्ट होता है, मतलब थोड़ा इनके अम्लीय होते हैं, लेकिन फिनॉल की तरह नहीं होते। ठीक है, इनको पानी में मिलाकर पिया जा सकता है। ठीक, पानी की तरह इनका ये गुण होता है। ये आपके फिनॉल हो गया, ये आपका फिनॉल का पहचान हो गया। फिनॉल में क्या मूलक होता है, OH होता है। समझ गए। और उसके साथ जो होता है आपका जो R संरचना होती है, एरिल, वो एरिल होता है, ना कि एलिफैटिक होता है। एलिफैटिक नहीं, क्या होता है आपका, एरिल होना चाहिए। एरिल मतलब रिंग वाला होना चाहिए। ये आपका हो गया। अब फिनॉल का वर्गीकरण की बात करें, फिनॉल का वर्गीकरण क्या होता है, तो फिनॉल का जो वर्गीकरण होता है, देख लीजिएगा वर्गीकरण क्या होता है। तो इसका जो वर्गीकरण होता है डाई के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। फिनॉल के लिए जो भी था, जैसे मान लीजिए फिनॉल हो गया, फिनॉल का सूत्र मूलक, मूलक क्या बताएं अभी हम, डैश OH रहेगा, लेकिन किसमें रहेगा, एरिल में। ठीक है, मतलब ये ऐसा रहेगा कुछ, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, OH, फिनॉल हो गया। ये क्या हो गया आपका, फिनॉल हो गया। ठीक है, इसका हम वर्गीकरण देख लेते हैं ना, वर्गीकरण मतलब कैसे होता है। देखिए, वर्गीकरण की बात करें तो इसकी जो होती है OH के आधार पर, OH के आधार पर, OH का ना ग्रुप, क्योंकि इसमें 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 बेंजीन में होते हैं ना 6 कार्बन। ठीक है, अगर इसके सूत्र की बात करें, सूत्र क्या होगा आप देख लीजिए। एक बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप, C6H6 होता है। चलिए बहुत बढ़िया,
C6 और H6 आपका बेंजीन का सूत्र होता है। फिनोल क्या होता है आपका बेंजीन का व्युत्पन्न रूप है, यानी उसी से उत्पन्न किया गया है, उसमें से आपका H को प्रतिस्थापित करके H जोड़ दिया गया है। मतलब कि जो बेंजीन था यानी कि C6H6 था बेंजीन था, उस बेंजीन में से आपको एक H को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, मतलब निकाल दिया गया है, और उसके बदले में क्या लगा दिया गया है, OH को फिट कर दिया गया है। मतलब पहले ये C6H6 था, लेकिन अब एक को हटा दिया गया, मतलब अब कितना बच गया आपका 5 बच गया, बचा ना, क्योंकि आपको व्युत्पन्न का मतलब बेंजीन का व्युत्पन्न का मतलब होता है बेंजीन के अंश में से ही कुछ का पार्टिकल निकाल देना और कुछ का ऐड कर देना। मतलब कि जो आपका C6H6 बेंजीन था ना, ये बेंजीन था, उस बेंजीन में OH से जुड़ने का मतलब ये है कि अब उसमें से एक H कम हो गया है और बदले में उस H की जगह क्या लगा दिया गया है, OH लगा दिया गया। ये आपका फिनोल का सूत्र हो जाएगा। बहुत प्यारा सा C6H5OH सूत्र होता है, फिनोल का होता है। और संरचना की बात करें फिनोल कैसा दिखता है, तो आपका रिंग पे OH दिखता है, वही आपका फिनोल कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपका, वही फिनोल कहलाता है। ठीक, इसकी वर्गीकरण की बात करें तो फिनोल में भी आपके जो वर्गीकरण होते हैं, क्या होते हैं आपके इसके वर्गीकरण जो होते हैं वो आपके OH के आधार पर, OH के आधार पर क्या होते हैं, OH के संख्या के आधार पर, संख्या तो पता ही होगा, एक होगा या तो हो सकता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 6 कार्बन में से हो सकता है OH 2 जोड़े हो सकता है 3 जगह हो। ठीक है, तो OH की संख्या के आधार पर फिनोल को मोनोहाइड्रिक क्या कहता है, मोनोहाइड्रिक कब कहेंगे, जब आपका एक OH समूह जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनोल। जैसे कि आप इसमें देख रहे होगे एक OH है तो क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनोल, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, सॉरी, फिनोल को 3 वर्गों में बांटा गया, ये सही रहेगा पॉइंट, वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है आपका, 3 वर्गों में बांटा गया है। समझ गए, किसके आधार पे, OH के आधार पे। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। नाम क्या है देखिए, पहले का नाम है मोनोहाइड्रिक। क्या नाम है आपका इसका पहले का, मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब आपका होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका बेंजीन हो गया, इसको वैसे वलय रूप में भी दे देते हैं क्योंकि इस अनुनादि के कारण हमको रिंग भी बना सकते हैं। उसमें से अगर एक OH है, कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको एक OH समूह दिखाई दे रहा है, एक OH को ही हाइड्रोक्सी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे एक को क्या बोल रहे हैं, मोनो बोल रहे हैं, OH है तो मोनोहाइड्रिक, और क्या लगा देंगे यहाँ पे, फिनोल। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये कैसा है, मोनोहाइड्रिक फिनोल है। कभी कभी आप फिनोल को इस अवस्था में भी देख सकते हो जब उसमें एक रिंग हो और उसमें एक OH के साथ साथ 2 OH जुड़े हो, कहीं भी, इसी यहीं पे नहीं और कहीं भी हो सकते हैं। तो इस पोजीशन में जब 2 OH दिखाई पड़ते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक फिनोल। क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक फिनोल कह देंगे। उसी प्रकार से अगर आपके इसमें 3 ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या बोल देंगे, इसको ट्राईहाइड्रिक फिनोल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनोल कह देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। ये आपका रिंग हो गया, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, और मान लीजिए यहाँ पे OH है, और कहीं हो सकता है यही आपका यहाँ पे हो। ठीक, वही पोजीशन है आपका, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहेंगे। यानी कि इनका वर्गीकरण जो होता है OH के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनोल बोल सकते हैं। ठीक, रहा बात इनके नामकरण का, तो देखिए नामकरण क्या होता है, इनका नामकरण व्युत्पन्न होता है, बेंजीन का व्युत्पन्न होता है। नामकरण क्या होता है, बेंजीन का व्युत्पन्न ही होता है। ठीक है, बेंजीन का व्युत्पन्न होता है। अगर एक रिंग पे OH है तो फिनोल है ही, लेकिन इसकी और प्रजाति क्या होती है, जैसे मान लीजिए बेंजीन के व्युत्पन्न एक होता है CH टोल्यूइन कहते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के व्युत्पन्न ये आपका जब CH से जुड़ा रहेगा तो क्या कहते हैं, इसको टोल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोल्यूइन कहते हैं। इसमें OH समूह, अगर OH समूह इसी में टोल्यूइन में अगर OH समूह आ जाता है, ठीक है, इसमें OH समूह उपस्थित होने से इसे क्रिसोल कहा जाता है। क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, क्रिसोल कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रिसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताइए, क्रिसोल कहा जाता है। ठीक है,
सिर्फ बेंजीन में CH3 रहता है, सिर्फ CH3 बेंजीन में रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, टोल्यूइन कहेंगे। लेकिन अगर इसमें OH आ जाने से क्या बोल देंगे, इसको हम लोग क्रिसोल कह देंगे। क्या कर देंगे, क्रिसोल। जैसे कि आप देख सकते हो क्रिसोल का सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका CH3 है और आपने यहाँ OH लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे, अगर ये नहीं होता तो क्या बोलते इसको, टोल्यूइन। लेकिन OH के उपस्थित होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, क्रिसोल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिसोल कहेंगे। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं कि ये क्रिसोल को भी कितने आधार पे किया गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिसोल के बारे में, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे आप। देखिए क्रिसोल कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इसके भी आप 2-3 टाइप के नामकरण कर सकते हैं। जैसे ये तो आपका हो गया फिनॉल, या वो क्या हो गया बताइए, फिनॉल हो गया ना फिनॉल। लेकिन इसी फिनॉल में अगर आपका मान लीजिए CH3 दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, CH3 दिखाई दे रहा है, फिनॉल भी है और अगर इसको ढक दिया जाए तो आपका क्या बोलते हैं, टोल्यूइन भी है, फिनॉल भी है, टोल्यूइन भी है। इस एंजाइम को क्रिसोल कहते हैं। लेकिन कौन सा क्रिसोल बोलेंगे, ऑर्थो क्रिसोल। आपको पता होगा रिंग वाले में, रिंग जो बेंजीन होता है उसमें अगर कार्बन नंबर 1 और 2 पे अगर परमाणु जुड़े होते हैं उसको, उस अवस्था को हम लोग ऑर्थो कहते हैं। 1 और 3 पर जुड़े होते हैं तो उसको मेटा कहते हैं। 1 और 4 पे जुड़े होते हैं तो उसको पैरा कहते हैं। ये आपका ऑर्थो हो जाएगा। O4 क्या बोले, ऑर्थो क्रिसोल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, ऑर्थो क्रिसोल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको बताइए, ऑर्थो क्रिसोल कहेंगे। ओके, अब देखिए अगर इसमें आपका मान लीजिए OH यहाँ है और यहाँ पे CH3 है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग बताइए। ये एक तरह से बताया था ट्रिक समझने के लिए, M की आकृति बन रही है, यानी 1 नंबर 2 नंबर, ये आपका कहाँ है, 3 नंबर पे है। तो जब भी आपका 1 और 3 नंबर पे परमाणु देखने को मिलते हैं एक रिंग में तो क्या बोलते हैं इसको, मेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा। देखिए M की तरफ बन रहा है ना, इसको बोल देंगे हम लोग मेटा क्रिसोल। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, मेटा क्रिसोल कह देंगे। उसी आधार पे एक और बन सकता है आपका, देखिए ये आपका मान लीजिए OH यहाँ है और CH3 यहाँ है, 1-4 यानी कि पोजीशन क्या है आपका, देखिए ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। जब भी 2 परमाणु आपके रिंग में पहला स्थान और चौथे स्थान पर जुड़े दिखाई दे, कौन से स्थान, पहले और चौथे, तो उसको हम लोग पैरा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पैरा कहते हैं। यानी कि ये बन जाएगा हमारा पैरा क्रिसोल कहलाएगा। समझ गए। 1 और 2 को ऑर्थो कहते हैं, 1-3 को मेटा कहते हैं और 1 और 4 को पैरा के नाम से जाना जाता है। इसको समझने के लिए हम एक ट्रिक भी बताए थे कि जैसे कि 1 और 2 पे होने के कारण इसकी आकृति कहीं ना कहीं एक O जैसी बनाई हो रही ना, थोड़ी सी आंवला से O बनेगा अभी, वो यानी कि ऑर्थो। ऐसे भी समझ सकते हैं। 1 और 3 पे जुड़ने का मतलब आपको कुछ M टाइप की आकृति दिखाई पड़ रही होगी। देखिएगा ये यहाँ से शुरू और M बन रहा है और यहाँ पे 1 और 4 के कारण आप बनाएंगे तो एक P बन सकता है, हाफ P यानी आधा P या P की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको पैरा कहते हैं। अपनी अपनी सोच होती है याद करने के लिए। चलिए ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, वर्गीकरण और आपका नामकरण। वर्गीकरण में आपको OH देखा जाता है, 1 OH है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाइहाइड्रिक, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक। और नामकरण आपका एक ही, चूंकि अल्कोहल का है ये भी व्युत्पन्न, मतलब अल्कोहल की तरह अल्कोहल में भी इसको पढ़ना है, लेकिन ये रिंग में होने के कारण इसको अलग नाम हो जाता है, फिनॉल नाम हो जाता है। ठीक है, और कहने की अल्कोहल से ज्यादा ये कहीं ना कहीं ज्यादा अम्लता भी होती है। अम्लता क्यों होती है, प्रश्न आता है कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों? तो इसमें आंसर यही होता है कि अल्कोहल जो होता है आपका ये खुली श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, और ये आपका खुली श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। खुली श्रृंखला मतलब जैसे मान लीजिए CH3 CH2, इसमें कोई आपका पाई बॉन्ड नहीं है। वही आपका फिनॉल की बात करें, इसमें 3 ठो पाई बॉन्ड होते हैं। कितने पाई बॉन्ड होते हैं बताइए, 3 ठो पाई बॉन्ड। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई, ये पाई बॉन्ड यहाँ अनुनाद करेगा, ठीक है, जिसे ये यहाँ हट जाएगा, ये यहाँ हट जाएगा। ऐसे ही रिंग में क्या करते हैं, अनुनादी दर्शाते हैं, और अनुनादी संरचना के कारण ये आपके अम्लीय स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि यहीं से प्रश्न बनते हैं। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। आगे हम लोग दूसरा टॉपिक जो कि आपका है फिनॉल की संरचना। फिनॉल की संरचना कैसी होती है, ठीक है, फिनॉल की संरचना देखिएगा। संरचना इसकी, जैसे कि मान लीजिए हम, आपको पता ही है फिनॉल ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, और ये हमारा OH, ये इसका मतलब है आपका यहाँ डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल सिंगल, और ये क्या होता है आपका डबल बॉन्ड होता है। ये हमारा क्या हो गया बताइए, फिनॉल हो गया।
ठीक है। इसको अगर हम संरचना बनाते हैं टोटली खोल के तो आपको पता ही होगा कि 6 इसमें ये बना हुआ है। क्या बना हुआ? 6। देखिए कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और एक रहा हमारा यहाँ कार्बन। सबके आपके आपस में 4 बैलेंस होते हैं। यहाँ से आपका जुड़ा हुआ है O और यहाँ से जुड़ा हुआ है मान लीजिए H। 1 2 3 4, इस पर भी 2 लोन पेयर बाकी हैं। इस वाले कार्बन ने क्या किया? आपका यहाँ से डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा हुआ। जब डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक ऊपर से जुड़ गया, मतलब 3 कार्बन, तो कहीं ना कहीं आपके इधर से जुड़ा होगा। कितने हो गए इसके? 4 बंद हो गए कि नहीं हो गए? हो गया ना। इस वाले कार्बन के बारे में सोचिए आप, क्या होगा आपका? देखिए इसने क्या किया, यहाँ से जुड़ रखा है एक बॉन्ड और आपने ये 2 बॉन्ड और एक इधर से 2 है, इधर से 1, कितने हो गए? 3, और इसमें 2 H को जोड़ रखा है। ठीक है, ये वाले कार्बन का चार्ज तब पूरा होगा जब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और एक यहाँ सिंगल किया होगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपके 2 H से जुड़ा रहेगा, सॉरी 1 H से जुड़ा रहेगा ना, सॉरी एक H से जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से इनकी संरचना बनाई जाएगी। जैसे यहाँ पर देख लो, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे एक बॉन्ड सिंगल खींचेंगे बना, ये पता चला 4 ऐसे ही हो गया। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, 4 हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, H कहा जाएगा, क्योंकि हमें C6H5 भी तो ऐड करना है। यहाँ सिंगल बॉन्ड जाएगा और यहाँ से क्या होगा? H जुड़ जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाने के कारण अब यहाँ पे डबल करना पड़ेगा और यहाँ से H जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, H जोड़ना पड़ेगा। ओके, आप समझ रहे हैं? यहाँ से इसको 2 3 और यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा H। इस प्रकार से इसका जो सूत्र बनेगा आप देख लेना, C5 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा आपका? C5, 1 2 3 4 5, सॉरी C6 बनेगा और H कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। और ऊपर में क्या जुड़ रहा है? O और H बन रहे हैं। क्या जुड़ रहा है ऊपर में? OH बन रहा है, यानी कि ये आपका फिनॉल का सूत्र हो गया। ठीक है, अब फिनॉल के बारे में क्या कहा जा सकता है? देखिए फिनॉल के बारे में ये कहा जा सकता है, इसके जो प्रत्येक आप कार्बन देख रहे हो, प्रत्येक कार्बन क्या क्या आप बोल सकते हो पॉइंट इसमें? प्रत्येक कार्बन, जितने भी इसमें कार्बन है 6 कार्बन, प्रत्येक कार्बन जो है कार्बन, प्रत्येक कार्बन कितने बंध से? डबल बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल बंध बनाते हैं। प्रत्येक कार्बन, ये वाले कार्बन ने ही बनाया तो इसने भी तो बनाया, इस वाले कार्बन ने बनाया तो इसने भी तो बनाया, इस वाले कार्बन ने बनाया डबल बॉन्ड, इसने तो बनाया। प्रत्येक कार्बन ने क्या किया है? आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में क्या होते हैं? पाई होते कि नहीं होते? होते हैं ना। ठीक, तो क्या बोलेंगे? प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा बताइए, आपको पता होगा? जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसका प्रसंकरण sp2 होता है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं या अभी भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ता है उसका प्रसंकरण sp3 हो जाएगा। कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं और चारों के चारों अगर आपके सिंगल बॉन्ड से है sp3 हो जाएगा। इसमें से एक आपका डबल बॉन्ड होगा, कहीं भी आप उसको sp2 कर लेना। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का जो प्रसंकरण होता है वो कैसा होता है? आपका sp होता है। क्या होता है? sp होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका लंबा सा सूत्र दे रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप क्या देख रहे हैं? इस वाले कार्बन में CH3 मतलब इस वाले कार्बन के आसपास सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp3। इस वाले कार्बन के आप क्या देख रहे हो? डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp2, इसका भी हो जाएगा sp2। इस वाले कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp प्रसंकरण, इसका भी क्या हो जाएगा? sp प्रसंकरण। आप ऐसे ही सिग्मा प्रसंकरण इसका ज्ञात कर सकते हो अगर आपको ये वाला टेबल मतलब ये वाला ट्रिक याद है तो। प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा बताइए? इसमें प्रत्येक का इसका हर किसी का क्या हो जाएगा? sp2 होता है। क्या हो जाएगा आपका? sp2 होता है। प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? sp2 होता है। बहुत बढ़िया। और आप यहाँ पर देख सकती हो COH के बीच जो कोण बन रहा है, बंध कोण वो 109 डिग्री का बनता है। क्या लिखेंगे? COH मतलब कि COH, O पे क्या बन रहा है? टोपी पहना है मतलब इसका हैप्पी बर्थडे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, COH का अबंध कोण कितना होता है बताइए? अबंध कोण 109 डिग्री होता है। कितना होता है? 109 डिग्री होता है। पता है 109 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि ये जो O है ना वो आपका sp3 प्रसंकरण से जुड़ा होता है। आप यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, प्रत्येक कार्बन का sp3 होता है। ऑक्सीजन का प्रसंकरण आपका sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। ऑक्सीजन का प्रसंकरण कितना होता है? sp3 होता है। इसका प्रसंकरण क्योंकि आपका 2 बंध बनाया है, 2 लोन पेयर है, तो आपका ये sp3 प्रसंकरण का जाएगा। ठीक है, और आप चौथा पॉइंट कर सकते हैं, इसकी जो डिस्टेंस होती है कार्बन से O कितनी दूरी पे रहेगी, तो C और O अबंध लंबाई
क्या अबंध लंबाई, दोनों के अबंध की जो डिस्टेंस होती है वो 136 pm होती है। pm बोले तो पैरामीटर, क्या होता है आपका पैरामीटर। 10⁻⁻12 से जो गुना होता है। नैनोमीटर कितना होता है 10⁻�9, और एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 होता है। उसी प्रकार से एक आपका पिकोमीटर होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 136 पिकोमीटर होता है। अबंध लंबाई कितना होता है 136 पिकोमीटर होता है। तो ये आपके हो गए इसकी संरचना के बारे में जो भी बातें जो आपके जानना चाहिए और जो आपके लिए जरूरी है वो सब हो गए। ठीक है, सूत्र भी हम देख लिए और इसकी संरचना भी बना लिए, फिनॉल की संरचना कैसी बनती है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाई जा रही है और डबल बॉन्ड के कारण जो होता है इसकी प्रसरण sp2 होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं आपके, देखिए पाई पाए जाते हैं। जहां डबल बॉन्ड बनता है उसमें एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। एक पाई, यहाँ भी एक पाई, यहाँ पे एक पाई, इसमें 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये पाई बॉन्ड कोई फिक्स नहीं है आपका, ये पाई बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको अनुनादी संरचना। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी कर सकते हैं आप, यहाँ सिंगल कर दीजिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ कर दीजिए, यहाँ सिंगल कर दीजिए, यानी कि इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि ये वाला पाई यहाँ आ सकता है, ये यहाँ का जो होता है डबल बन जाएगा, ये वाला पाई यहाँ जा सकता है, ये वाला पाई यहाँ जा सकता है, हो सकता है इस पे भी नेगेटिव का चार्ज लगा दे। तो ये ऐसे अनुनाद करने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, चलिए फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, अगर आपका ऐसा प्रश्न आ गया तो क्या करेंगे, क्यों होती है फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है। तो आपको बस इतना कहना है, साफ साफ आंसर देना है। ठीक है, फिनॉल में एरिल समूह, कौन समूह होता है, एरिल समूह पाया जाता है। ठीक है, एरिल समूह पाया जाता है जिसमें 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं जो आपस में अनुनाद करते हैं। जो आपस में क्या करते हैं बताइए, अनुनाद करते हैं। अनुनाद करना मतलब अपना स्थान बदलते हैं, अनुनाद करते हैं। और इसी अनुनाद के कारण फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है, फिनॉल की टेस्ट जो होता है ना, प्रकृति स्वाद तो कैसी होती है, अम्लीय होती है। समझ आ गया आपका, अम्लीय होती है। ठीक है, इतना आप लोग पच गया, मतलब समझ में आ गया। पच गया का मतलब समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। पचना का मतलब आपको हम बता रहे हैं कि समझ में आ गया कि नहीं। थोड़ा सा कैमरा मेरा पीछे हो गया था, ठीक, इसको हम एक कर दिए। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया ना। चलिए ये कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो आपको पता ही है पहले टॉपिक, तो हम मेरा कट रहा था, इसलिए अब आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, चलिए फिनॉल का ये हो गया संरचना। अब पढ़ते हैं हम लोग फिनॉल का विरचन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फिनॉल का विरचन। आप लोग अच्छे से इसको ये कर सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके हाथ में हम तो हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे बुलवा सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, पता ही होगा, क्योंकि इसमें एरिल समूह होता है, उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं और आपस में अनुनाद करते हैं। अनुनाद के कारण क्या होती है, अम्लीय होते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि फिनॉल को कैसे बनाया जा सकता है। फिनॉल का विरचन क्या है, फिनॉल का विरचन क्या है। चलिए तैयार है आप लोग, बहुत अच्छे से सीखेंगे फिनॉल का विरचन। ठीक है, बनाने की विधि, फिनॉल का विरचन, फिनॉल का विरचन। ठीक है, पहले इसको कोलतार से बनाया जाता था, अलकतरा जिसको कहते हैं, लेकिन अब आधुनिक युग में इसे प्रयोगशाला में बेंजीन के द्वारा बनाया जाता है, या बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक को। बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक क्या हो सकता है, बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सभी तो हो सकते हैं, मतलब बेंजीन के ही सब प्रकार है, उसके ही प्रजातियां हैं, तो उसको व्युत्पन्न। ठीक है, तो प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखेंगे आप, तो प्रयोगशाला में इसे बेंजीन के व्युत्पन्नों द्वारा बनाया जाता है, व्युत्पन्न यौगिकों द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाता है बताइए, प्रयोगशाला में इसे बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिकों द्वारा, इसके द्वारा व्युत्पन्न यौगिकों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग 2 विधि का प्रयोग करेंगे बनाने के लिए, एक आपका हेलोबेंजीन से और एक आपका
क्या बोलते हैं, द्विक लवण, जो एक आप लोग नाम सुने होंगे, इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण के नाम से भी जानते हैं। हाँ, डाइएजोनियम लवण की विधि से बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस, पहला विधि आपका है हेलोबेंजीन द्वारा। किसके द्वारा बताइए? हेलोबेंजीन से। कैसे बना सकते हैं हम लोग? हेलोबेंजीन द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, हेलोबेंजीन का मतलब होगा बेंजीन रहेगा और उसमें क्या रहेगा बताइए? बेंजीन रहेगा और उसमें क्या रहेगा? हेलो रहेगा, मतलब कि हेलोजन रहेगा। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई आपका हेलो एल्केन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? हेलो एरिन ले लेंगे। सॉरी, हेलो बेंजीन को हेलो एरिन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे एरिन लगा देंगे तो सही रहेगा, हेलो एरिन। तो कोई हेलो एरिन ले लेंगे, दो प्रोसेस होता है, और उसका जलीय NaOH, उच्च दाब पर जलीय NaOH से अभिक्रिया करा देंगे। NaOH अभिक्रिया जब हो जाएगी तब उसमें अम्लीकृत, क्योंकि फिनोल की स्वभाव अम्लीय होती है, तो उसमें अम्लीकृत किया जाएगा, मतलब अम्ल की मात्रा मिलाया जाएगा, तो आपका फिनोल बन जाएगा। देखते हैं प्रोसेस कैसे किया जाता है। देखिए क्या करते हैं, ऐसे। ठीक, हेलो एरिन आपको जो लेना ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन। हेलो एरिन में आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, जो भी लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हेलो एरिन की अभिक्रिया किससे अभिक्रिया करनी है? देखिए, हेलो एरिन की अभिक्रिया उच्च दाब पर, दाब क्या होना चाहिए आपका? उच्च होना चाहिए। उच्च दाब पर NaOH से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? NaOH से कराई जाती है, और फिर इसे अम्लीकृत करने पर, फिर इसे को फीसे लिख दिए। ठीक है, फिर इसे क्या करना है? हमें अम्लीकृत करना है। अम्लीकृत समझ में आता है आप लोग को? अम्लीकृत समझते हैं, मतलब थोड़ी सी अम्ल की बूंद डाल देंगे। ठीक है, H2SO4 डाल देंगे, HCl डाल देंगे। अम्लीकृत मतलब अम्ल की मात्रा उसमें डुबो देंगे थोड़ा सा, ताकि उसका स्वाद थोड़ा अम्लीय आ जाए। तो अम्लीकृत करने पर क्या बनता है बताइए? आपका फिनोल तैयार हो जाएगा ना, फिनोल बन जाएगा। क्या बनता है? फिनोल बनता है। ठीक है, आपके इतना बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है, आप इतना लिख सकते हैं। तो आपका हेलो एरिन द्वारा ऐसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ढांचा देख लीजिए, हेलो एरिन का मतलब है, ढांचा का मतलब देखिए, ये आपका रिन हो गया, ये आपका हेलोजन, ये आपका हो गया हेलो एरिन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है आपको? जलीय NaOH से, और साथ में आपको अम्लीकृत भी करनी है। अम्लीकृत का मतलब H+। पहले आपको जलीय NaOH से करानी है और सेकेंड बार आपको उसको अम्लीकृत भी करनी है। अब क्या होगा देखिए, अब क्या होगा, आप NaOH जैसे ही डालेंगे, ये NaOH इस पर अटैक कर लेगा, अटैक करेगा और क्या करेगा? इसको हेलोजन को बाहर करके OH जुड़ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा कहानी हो जाएगा कि ये NaOH में से आपका जब अटैक होगा तो इसको बाहर निकाल देगा। ये OH क्या करेगा? भाई बाहर हटो, बाहर हटो, और OH खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? आपका OH जुड़ जाएगा, और ये X और Na जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे बताइए? NaX बना देंगे। क्या बना देंगे? NaX बना देंगे। अगर आप समझ पा रहे हो तो क्या ऐसा भी बन सकता है? हो सकता है कि आपका हेलो एरिन जो है, यहाँ पर क्या है? हेलो एरिन, और ये क्या बन गया? आपका फिनोल। ठीक है, तो आप हो सकता है आप ये भी रिएक्शन बना सकती हो। ये हमारा हेलो एरिन में आपका क्लोरो, क्या है? आपका क्लोरोबेंजीन है। ये हमारा क्या है बताइए? क्लोरोबेंजीन है। क्या है हमारा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सेम रिएक्शन चल रहा है क्लोरोबेंजीन। क्या करेंगे हम? इसमें NaOH ले लेंगे और आपको इसको अम्लीकृत भी कर लेंगे। ठीक है, ये आपको बस तरीका दिखाया जा रहा है, आपको ओपनली खोल के नहीं बता रहा, क्योंकि आप इसकी जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। इसीलिए आपको एक ढांचा ही दे दिया कि आप हेलो एरिन्स कोई भी ले लो, हेलो एरिन्स में उसको आप NaOH से अभिक्रिया कराओ, अम्लीकृत करो, फिनोल बनना ही बनना है, बन जाएगा। तो बस वही हम कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रोमीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो। आपको हेलोजन का नाम थोड़ा दिया है, हेलोजन की जगह आप रख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हो, जो भी रखना है। इसलिए आपको एकदम एक्यूरेट नहीं बताया है कि आप किससे बना सकते हैं। तो पता ही होगा आपको क्या होगा, आप बताइए क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ये होगा कि NaOH जाएगा, इस पे अटैक करेगा और बोलेगा चलो क्लोरीन बहुत दिन रह गया, अब हमको रहने दो, इसको अलग कर देगा, और क्या जुड़ जाएगा? आपका खुद OH जुड़ जाएगा। जब आपका ये अलग हो गया तो आपका Na भी तो अलग हो गया, तो Na और Cl मिलकर क्या बना लेंगे? आपका NaCl। देखिए X का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हमने यहाँ पे X क्या रखा था? यहाँ पे X और Cl रखा था, यहाँ भी आपका X क्या आ गया? Cl आ गया।
तो ये ऐसे आप फिनोल बना सकते हैं। हमारा क्या बन गया, फिनोल आ गया। क्या बन गया आपका, फिनोल। यही प्रश्न को आपको कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि क्लोरोबेंजीन को फिनोल में बदले। क्या आता है, क्लोरोबेंजीन को फिनोल में बदले। परिवर्तन करने वाले प्रश्न आप देखे होंगे। क्लोरोबेंजीन को फिनोल में बदले, ब्रोमोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाएंगे, या क्या होता है जब ब्रोमोबेंजीन को NaOH से विक्रिया कराकर अम्लीकृत किया जाता है। सब चीज आपके पढ़ा हुआ चीज ही होता है, लेकिन तरीका अलग होता है। और आप कहते हो कि मतलब कुछ आउट ऑफ सिलेबस था। जी नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, यही होता है। ठीक है, इसी को कितने तरीके से आप बता सकते हो। क्लोरोबेंजीन में इतने अभिक्रिया कराने से आपका फिनोल बन जा रहा है। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन में NaOH से अभिक्रिया करा के अम्लीकृत किया जाता है। तो आपको क्लोरोबेंजीन रखना है, NaOH रखना है और H+ रखना है। फिर सोचना है कि यार क्या बन सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। आपको पता होगा ये जिसका अटैक करेगा और इनमें से आपका रिलायन से ही झगड़ा चलेगा होगा, ये रिलायन है जिसके रिलायन ही जुड़ेगा। आप खुद रिलायन को जोड़ सकते हो और देख सकते हो, करी तो फिनोल बन रहा है। तो बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपका किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हेलो एलिन से आप कैसे बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो साफ कर देते हैं। आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, नोट्स अगर बना रहे हो तो ठीक है। बनाने की विधि अभी एक और है हो गया, और एक चल। इसको देखिए प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिए इसी प्रश्न को हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपका ये बन सकता है यहीं पे, ब्रोमोबेंजीन को, प्रश्न क्या आ सकता है बताइए, ब्रोमोबेंजीन को फिनोल में बदले। क्या करना है हमें, ब्रोमोबेंजीन को फिनोल में बदलना है। ब्रोमोबेंजीन को फिनोल में बदले। तो आपको सबसे पहले आपको जब कुछ नहीं भी पता है तो आपको इतना सोचना है। अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा भी है, विधि पढ़ा है आपने कि कैसे किस प्रकार से हेलो एरिस में NaOH से विक्रिया कराकर अम्लीकृत करके फिनोल को बनाया जा सकता है। लेकिन मानते हैं कि आप बहुत दिन से पढ़े ही नहीं कुछ भी और भूल गए। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ब्रोमोबेंजीन का आपको सूत्र लेना है। क्या है आपका, ब्रोमो और बेंजीन। बेंजीन का मतलब आप एक बेंजीन बना लेंगे। ठीक है, बना लिया आपने बेंजीन। ब्रोमो का मतलब आपने यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया। ठीक, क्या करना आपको, फिनोल में बदलना है। आप फिनोल का भी कहीं ना कहीं ढांचा तैयार रखेंगे, यार हमको बदलना किस में है। तो आपको क्या से बदलना है, आपको इस पोजीशन में बदलना है। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री का आधार आपका सूत्र होता है। अगर आपको यौगिक का सूत्र आ रहा है, इससे हिंदी करने आ रहा है, हिंदी से सूत्र करना है, यूपी का नाम कंप्लीट है पूरी अच्छे से, तो फिर आप तो बादशाह है अपने केमिस्ट्री का। ठीक है, आपका ब्रोमो बेंजीन हो गया, आपका फिनोल हो गया, और आप बीच का आप एक फासला देख रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम किससे विक्रिया कराएं कि ब्रोमो हट जाए और OH जुड़ जाए। आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये है और आपको इससे इसमें बदलना है। ये है और आपको इसमें बदलना है। क्या करें हम, ऐसा क्या कर दें। तो आप खुद देख लो, आप खुद सोचो कि आप HCl से विक्रिया कराओगे तो क्या काम बन जाएगा, नहीं यार। HCl यहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा, खुद Cl जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन तो बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। खुद आप सोचो भाई किससे विक्रिया कराएं, आपको पता ही चल गया होगा कि अरे भैया यहाँ पे NaOH के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप भूल गए हो तो NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हो। KOH में भी आपका OH यहाँ पे प्रतिस्थापित कर लेगा। ठीक है, तो NaOH करने से क्या होगा आपका, ये दोनों जब इस पर अटैक करेगा, जब आप इस पर अभी सोच रहे हो, जब इस पर अटैक करेगा तो पता है ना ये रिलायन है और ये रिलायन है, तो रिलायन के बीच का ही फासला स्थान बदलेगा, Na तो जाएगा नहीं। तो ये क्या करेगा आपका, ब्रोमीन को कौन प्रतिस्थापित कर लेगा, OH क्या कर लेगा, ब्रोमीन का जगह ले लेगा। ये बन गया हमारा फिनोल। क्या बन गया बताइए, हमारा फिनोल। और आपका Na और ये Br क्या बन जाएंगे, यहाँ पे NaBr बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, NaBr। तो आपने क्या कर लिया, ब्रोमोबेंजीन से फिनोल में परिवर्तन कर लिया। इसके लिए आपको ब्रोमोबेंजीन का सूत्र याद होना चाहिए और फिनोल का भी सूत्र याद होना चाहिए। चलिए इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं। चलिए मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया मेरा, क्या प्रश्न आ गया, क्या होता है जब, क्या होता है जब फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, चलिए भाई अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई जाती है। उसी तरीके से आपका प्रश्न कैसे कैसे आपके तक पहुंचते हैं वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्या होता है जब फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से साथ कराई जाती है। सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना,
फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराना है, यानी कि हमें सबसे पहले फ्लोरोबेंजीन तो लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक हमने बेंजीन ले लिया, उसके ऊपर क्या लगा दिया F, यानी कि ये हो गया हमारा फ्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा है फ्लोरोबेंजीन। ठीक, हमने क्या लगा लिया, फ्लोरोबेंजीन लगा लिया। चलिए अच्छी बात है, फ्लोरोबेंजीन हो गया। फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, यानी इसकी अभिक्रिया करानी है, किसके साथ करानी है, तो आपको करानी है NaOH के साथ करानी है। क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है क्या होता है जब, क्या होगा, क्या होगा, आगे का क्या होगा जब फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे हो जाएगी, NaOH से हो जाएगी, यानी इन दोनों को जब अभिक्रिया करा देंगे तो क्या होगा, हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। और यही प्रश्न को आप देखा जाए, फ्लोरोबेंजीन ब्रोमीन एक ही प्रजाति का है, हमसे कहा गया था इसको इसमें बदलिए, और हमसे बीच वाला पूछ रहा था। अभी हमारे पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन है और NaOH है। जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया इससे कराते हैं तो क्या बनता है, समझ रहे हैं, उसी प्रश्न को कैसे घुमा के पूछ रहा है। कभी आपको ये दोनों दे रहा है खुद ही, ब्रोमोबेंजीन फिनोल खुद दे दिया, और आपको बीच का पूछ रहा है कैसे बदलेंगे आप, फिर आपको क्या कर रहा है, ये है और ये है, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, समझिए क्या कहना चाह रहा है, इसी बात को किस तरह से आप तक पहुंचा रहा है, समझ गए। तो आपको क्या सोचना है, बस आपको कोई भी प्रश्न हो ना, उस समय आप यौगिक वाला फॉर्मूला अपना सकते हो, यौगिक का सूत्र याद है, आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो, मेरी गारंटी है। अगर ऐसे पूछ रहे हो तो इसका सूत्र रखिए, इसका सूत्र रखिए, फासला देखिए क्या कर सकते हैं, किसका अटैक करवाएं कि ये बन जाए। अगर आपको करा फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ करा रहे हैं, यानी फ्लोरोबेंजीन का सूत्र रखिए, NaOH का सूत्र रखिए, और फिर रिएक्शन करा के देखिए, तो क्या देखेंगे आप, ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, तो ये AOH क्या करेगा, OH आपका F का स्थान ले लेगा, OH क्या करेगा, आपका F का स्थान ले लेगा, OH यहाँ आ जाएगा। मतलब आपका क्या होगा, कि ये आपका जो रिंग था उस रिंग में आपका OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और आपका Na और F बाहर निकल जाएंगे, Na और F क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो आपने क्या किया, जब फ्लोरोबेंजीन को ऐसे भी क्या बन गया आपका फिनोल, तो आपने आंसर में क्या डाल देना है कि फिनोल बनता है, क्या आंसर डाल देंगे आप, फिनोल बनेगा या फिनोल बनता है, या तो क्या है फ्लोरोबेंजीन, या तो क्या है फ्लोरोबेंजीन है, क्या है आपका फ्लोरोबेंजीन, समझ गए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके उसी प्रश्न को घुमाकर कर सकता है। चलिए ठीक है, अब हम बनाने की विधि नंबर 2 पढ़ते हैं। ये आपके बनाने की विधि नंबर 1 था कि फिनोल कैसे बना सकते हैं। देखिए फिनोल ही फिनोल बन रहे हैं हमारे कितने तरह प्रोसेस से। तो हम लोग क्या करें, हेलोएरिन्स में आपका हम लोग क्लोरोबेंजीन से भी बनाए, ब्रोमोबेंजीन से भी बना के देखे, और फ्लोरोबेंजीन से भी बन गया। प्रश्न पूछने का तरीका अलग था लेकिन बना तो फिनोल ही ना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड अभिक्रिया के और क्या तरीका है हमें फिनोल प्राप्त करने का। दूसरा तरीका है आपका डाइएजोनियम विधि। कौन सा तरीका है आपका, डाइएजोनियम विधि से कर सकते हैं, डाइएजोनियम लवण विधि से भी आप कर सकते हैं, यानी कि फिनोल को बना सकते हैं, ठीक है। डाइएजोनियम लवण से फिनोल को भी बना सकते हैं, डाइएजोनियम लवण विधि से बना सकते हैं, ठीक, डाइएजोनियम लवण। दूसरा विधि क्या हो जाएगा बताइए, डाइएजोनियम लवण द्वारा, डाइएजोनियम लवण द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, फिनोल को बना सकते हैं। हम लोग फिनोल का विचलन ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये 2 टॉपिक मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लगेगा, तो अगले लेक्चर में लेकर आना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि समझते हुए चल रहा है। तो डाइएजोनियम लवण कैसे बनाया जाता है आपको पता होगा, पिछली बार जब एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं NaNH2 से तो डाइएजोनियम लवण बनता है, ठीक है। आप इसका हिंदी भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन हम खाली आपको प्रोसेस समझा देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब आपका एनिलीन की अभिक्रिया, ये आपका क्या है बताइए, एनिलीन क्या है आपका, एनिलीन। जब आपका एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो आपका जो भी बनेगा ना कुछ इस तरह से बनेगा, दिखेगा N डबल बॉन्ड NCl, इसी को बोलते हैं डाइएजोनियम लवण। एजोनियम लवण क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डाइएजोनियम लवण कहा जाता है। ये आपका हो गया एनिलीन, ये क्या हो गया, एनिलीन हो गया। डाइएजोनियम लवण, जब डाइएजोनियम लवण बन जाता है तो आप यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे बताइए, जब यहाँ पे बन जाएगा डाइएजोनियम लवण तो आप यहाँ पे मात्र जल का वाष्प स्रावित कर देंगे, जल वाष्प, जल का भाप होता है, जल वाष्प स्रावित कर लेंगे तो आपका पता है क्या चला जाएगा, यहाँ से आपका होगा वो कहानी कि इसमें आपके H2O को जब आप तोड़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा H2O, OH आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जल जैसे ही डालेंगे तो आपका जो OH दिख रहा है, OH आपका यहाँ से कट मार के OH यहाँ जुड़ जाएगा,
क्या जुड़ जाएगा आपका OH, क्या बन गया बताइए, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल। इसने H2O आने की, इसका मतलब ये आपका इस तरफ से है, OH यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, N2, क्या निकल जाएगा बाहर, N2, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, H और Cl, क्या बन जाएंगे आपके यहाँ पे HCl। समझ में आ रही है, यहाँ से आपका OH यहाँ लग गया N2 और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बन गया आपका, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब इसी विधि को, अब इस विधि को आपने रट लिया था, चलो भाई विरचन होता है, इस तरह से फिनॉल बनाया जाता है, लेकिन इसी विधि को सीधा नहीं पूछेगा, आपसे ये कहेगा कि ऐसे डायरेक्टली पूछेगा कि एनिलीन से फिनॉल में बदले, एनिलीन से फिनॉल में बदले, तो आपको यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। एनिलीन लेंगे, फिर आपका ये लेंगे, फिर आपका ये लेंगे, तब जाकर आपका फिनॉल में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, एनिलीन से फिनॉल में बदले। इसी प्रश्न को ये ऐसे हो सकता है कि क्या होता है जब डाइअज़ोनियम लवण पे जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है। डाइअज़ोनियम लवण पे जब जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ का बस दिखना है कि डाइअज़ोनियम लवण का ये होता है, जल वाष्प से करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक, फिर प्रश्न पूछ सकता है क्या होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया इससे कराया जाता है, तो बोलेंगे आप डाइअज़ोनियम लवण बनता है। क्या होता है जब इसको जल वाष्प से गर्म भाप से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो ये यही आपका होता है, कुछ अलग नहीं होता, लेकिन इसी को अलग तरीके से पूछ देता, अलग से प्रश्न में तैयार कर देता है तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो छोड़ देते हैं। और क्या, फिनॉल के गुण और फिनॉल के एक काम करते, खत्म ही कर लेते हैं कहानी। चलिए ठीक है, उसको खत्म ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करते फटाफट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अब खत्म एक लेक्चर में 1 घंटा ही क्यों ना चले, उसको खत्म ही कर लेते। फिनॉल की कहानी एक लिस्ट में रहेगी तो सही रहेगा। चलिए तो साफ कर लेते हैं और आते हैं हम लोग गुण पे। क्या आते हैं इसके, भौतिक गुण पे। देखिए भौतिक गुण के बारे में ध्यान सोचिएगा। भौतिक गुण, आपने जो अल्कोहल का गुण देखा है वही आपका इसका भौतिक का गुण हो जाएगा। ठीक है, देखिए OH समूह होने के कारण, OH समूह है ना, OH समूह के कारण इसमें क्या पाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे ये क्या होते हैं, जिससे ये जल एवं कार्बनिक घोलकों में क्या होते हैं, कार्बनिक घोलकों में विलय होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक घोलकों में विलय होते हैं, कार्बनिक घोलकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ये इसका भौतिक गुण हो गया, बस सिंपल। ठीक है, OH समूह के कारण H अपबंध पाया जाता है, जिसमें जल एवं कार्बनिक घोलकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, और नाद के कारण इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। किसके कारण, तो लिखवाइए दिए, अनुनाद के कारण फिनॉल की प्रकृति क्या होती है, बताइए, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। बाकी तो हम आपको बता दिए इसकी संरचना में, इसकी अबंध ऐसी होती है, वैसी होती है, ये भी आपको गुण ही है एक तरह से। कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये आपका हो गया इसका भौतिक गुण। और फटाफट हम रासायनिक अभिक्रिया भी देख लेते हैं। 5 रासायनिक अभिक्रिया करता है, और आप मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ भी जाएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए आते हैं इसके रासायनिक अभिक्रिया पे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पे आते हैं इसके। देखिए इसके रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है, मुख्य 5 होते हैं। किसके रासायनिक अभिक्रिया, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल पढ़ रहे हैं तो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया। ओके, पहला आपकी जो अभिक्रिया होती है वो आप ध्यान से देखिएगा कैसे करना होता है, आप लोग खुद कर लेंगे। पहला अभिक्रिया होता है अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराना है। किसके साथ कराना है, अमोनिया के साथ कराना है। ठीक है, तो अमोनिया के साथ मतलब फिनॉल जब अमोनिया के साथ ZnCl2 के मतलब उपस्थिति में जब होता है तो आपका एनिलीन बनता है। पहले हम लिख देते हैं एनिलीन बनता है, क्योंकि ये नोट्स की तरह जरूरी भी है। ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है, ZnCl2 की उपस्थिति में, इसका इंक थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा, डालने में टाइम लगेगा। चलिए इसी से लिखते हैं कि उपस्थिति में किसे करानी है, अमोनिया के साथ, यानी कि NH3 के साथ कराई जाती है तो मेन आपका क्या होगा आंसर, बनता है।
चलिए इसको आप लोग खुद ही बना लीजिए क्या बनता है। ठीक है, जब फिनॉल की अभिक्रिया, ये आपकी लाइन आपको खुद रटने की जरूरत नहीं है, आप अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी, फिनॉल की। तो लिखिए भाई, जब फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो ये बनता है, क्या बनता है आपको पता करना चाहिए। किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं बताइए, आपने फिनॉल की अभिक्रिया करा रही है, आपको फिनॉल का सूत्र पता होना चाहिए, ये आपका फिनॉल है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में हो रही है, प्लस का मतलब होता है किसके साथ, तब ना कराएंगे अभिक्रिया। तो आप करा रहे हो अमोनिया के साथ करा रहे हो, ठीक है, करा लो अभिक्रिया। ये आपका फिनॉल है और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फिनॉल है, और ये आपका क्या है, अमोनिया है। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करने के बाद बहुत अच्छा चीज देता है जो हमारी औद्योगिक की दृष्टि से फायदेमंद होता है। देखिए आपको सोचिए भाई, कहीं ना कहीं हमको इसको हटाना है और इससे कुछ पार्ट को जोड़ना है। आप इसके दो टुकड़े करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा NH2 और मान लीजिए यहाँ से H। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, अब देखिए प्लस पॉइंट होता है। यहाँ से जैसे ये अटैक करेगा, यहाँ से जैसे ये अटैक करेगा, यहाँ पे OH को हटाएगा, OH हटो, मेरे जो NH3 पार्ट है उसमें से NH2 वहां पे जुड़ेगा। क्या जुड़ जाएगा वहां पे, NH2 जुड़ जाएगा। देखो क्या जुड़ गया बताइए, NH2 जुड़ गया। NH3 में से क्या जुड़ गया, NH2 जुड़ गया, यानी कि OH को हटा दिया, खुद NH2 जुड़ गया। तो OH भागा भागा घूम रहा है, OH और ये यहाँ से H क्या बन जाएंगे मिलके, H2O बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, H2O। OH और ये वाला H क्या बन जाएंगे, H2O। क्योंकि इसका जगह कौन ले लिया, अमोनिया का NH2 जगह ले लिया, NH2 जगह ले लिया, OH को हटा दिया, तो OH इसकी जगह ले लेगा H का, और क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो क्या बन गया बताइए, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन कहते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल ने क्या बना दिया भाई, एनिलीन बना दिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल ने क्या बना दिया, एनिलीन बना दिया, जो कि बहुत अच्छा ये रिएक्शन कर लेता है। चलिए ठीक है, तो हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया फिनॉल की। दूसरी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है जब ये आपका तनु, जब आपका ये तनु HNO3 से अभिक्रिया करेगा, कौन, फिनॉल। जब फिनॉल की अभिक्रिया, लिख देते हैं, जब फिनॉल की अभिक्रिया किससे करानी है हमें बताइए। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया, तनु HNO3, इसको क्या कहते हैं बताइए, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं ना। तो नाइट्रिक अम्ल से कराना ही आपका नाइट्रेशन होता है। ठीक है, HNO3 के साथ कराई जाती है, के साथ कराई जाती है, कराई जाती है, तब क्या बन सकता है, देखिए फिनॉल तो है ही, फिनॉल में आपके नाइट्रिक अम्ल का NO2 पोर्शन है कि नाइट्रो पोर्शन जुड़ जाएगा। फिनॉल में क्या जोड़ना है हमको, नाइट्रो जोड़ना है, मतलब नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तब क्या बन जाता है आपका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्या बन जाएगा आपका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। आपके दो यौगिक आपको देखने को मिलेगा, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। क्या क्या बनता है बताइए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल देखने को मिलता है। कब, जब आप फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके रिएक्शन भी देख लेते हैं फटाक से। तो पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया ना क्या करना होता है। जो भी आपको रिएक्शन कह रहा है आपको सूत्र पता है तो बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे। जैसे इसमें क्या था, फिनॉल था, आपने फिनॉल लिख दिया। फिर किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं आप, अमोनिया के साथ करा, तो अमोनिया भी लिख लीजिए। फिर आप देखिए क्या बना सकते हैं। ठीक ना, बस समझने की फिर होती है, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसकी भाई, फिनॉल की। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन देख लीजिएगा, आपको क्या करना है, फिनॉल ले लेना है। क्या कर लेना है आपको, फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, फिनॉल ले लिए। आपकी अभिक्रिया करानी किसकी है, आप HNO3 से अभिक्रिया करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं अभिक्रिया, HNO3 से अभिक्रिया करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, HNO3 से करा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको डबल पार्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको दो पार्ट बनाने, डबल पार्ट लेने पड़ेंगे, बैलेंस भी देखना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो गया, आपको फिनॉल तो बनेगा ही, फिनॉल तो बनेगा ही। ये भी पावरफुल ए बी अम्ल होता है। ये वाला अम्ल जिस पे जब अटैक करेगा, इसका ऑर्थो पोर्शन पे अटैक करेगा। कहाँ करेगा, ऑर्थो पोर्शन पे। ई वाले से H निकाल देगा, ये H निकालेगा और क्या जुड़ जाएगा आपका, N2 जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना देगा आपका, NO2 जुड़ जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या कहेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहेंगे। ऑर्थो क्यों लगा है, आपको जस्ट अभी बताए थे
कि जब आपके कार्बन नंबर 1, 2 पे कोई पार्टिकल जुड़ा होता है, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, 4 वाला, 5, जो आपका जो कोई परमाणु समूह जो होते हैं 1 और 2 पे जुड़े होते हैं तो ऑर्थो कहते हैं। नाइट्रो और फिनोल दोनों है तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनोल हो जाएगा। और साथ साथ एक और बनता है, क्या बताइए, एक और क्या बनता है आपका, एक और बन जाएगा आपका ऑर्थोफिनोल, यानी यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा, उसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या हो जाएगा, ये पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, बेंजीन में पहला अटैक जो भी होता है ऑर्थो पे होता है, फिर पैरा पे होता है, उसके बाद और कराएंगे तो मेटा भाग पे होगा, तीसरे नंबर कार्बन पे होगा। ठीक है, वहां से जुड़ना आसान होता है। तो ये इनकी अभिक्रिया हो गई आपकी नाइट्रेशन की अभिक्रिया। नाइट्रेशन का मतलब होता है जब फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। ठीक है, ये हो गया नाइट्रेशन। तीसरा अभिक्रिया कहता है सल्फोनेशन। क्या कहता है तीसरा अभिक्रिया, सल्फोनेशन कहता है। तो चलिए हम लोग आते हैं सल्फोनेशन के बारे में। सल्फोनेशन में क्या कर सकते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रेशन का मतलब था नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, सल्फोनेशन का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, वो भी सांद्र। तो तीसरा अभिक्रिया क्या कर रहा है हमारा, सल्फोनेशन अभिक्रिया। सल्फोनेशन अभिक्रिया क्या हो जाएगा आपका, सल्फोनेशन अभिक्रिया, सल्फोनेशन अभिक्रिया। ठीक है, जब फिनोल की अभिक्रिया किससे करानी है बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे करानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसी, सांद्र H2SO4 से कराई जाती है, सांद्र H2SO4 से कराई जाती है, तो इसमें भी वही चीज बनता है जैसे कि फिनोल पे NO2 कहाँ जुड़ा था, ऑर्थो पे ना, इसमें भी SO3 जुड़ जाता है ऑर्थो पे और ये जुड़ता है पैरा पे, 2 पार्ट इसके ही बनते हैं। तो ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल बनता है। ऑर्थोफिनोल क्या बन जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। क्या बन जाएगा, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल। तथा और क्या बन जाएगा, पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल बनता है, सल्फोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसमें भी 2 पार्टिकल्स आपके बनते हैं। ठीक है, बनता है, इसमें भी 2 आपके कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। क्या करना है आपको, जब फिनोल की अभिक्रिया, आप खुद देखिए आपने क्या लिखा, किसकी अभिक्रिया करानी है, फिनोल की अभिक्रिया करानी है। किसकी करानी है, फिनोल की अभिक्रिया करानी। ये आपका हो गया फिनोल। किसके साथ करानी है बताइए, H2SO4 के साथ करानी है। 2 यौगिक बन रहे हैं, आपको सब डबल करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से क्या जुड़ेगा देखिएगा, फिनोल तो रहेगा ही क्योंकि ये अम्ल है और आपका ये भी अम्ल है, तो ये हटेगा नहीं, ये इसको अटैक करेगा और यहाँ से क्या जुड़ेगा, SO3 बन जाएगा। 1 और 2 पे है, ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो फिनोल का फिनोल लगा दीजिए, ऑर्थोफिनोल, और ये हो जाएगा आपका सल्फोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल हो गया। फिर आपको क्या करना है, पैरा वाला, यानी कि एक और बना दीजिए। क्या बना दीजिए, आपका एक और बन जाएगा, ये आपका फिनोल हो गया, और पैरा का क्या लगा दीजिए, SO3। क्या बन जाएगा इसका नाम, पैराफिनोल, और क्या हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि हम लोग देखे पहले अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक, नाइट्रेशन करा दिया, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ कराए तो 2 बन रहा था, फिनोल में NO2 जुड़ गया ऑर्थो पे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और एक आपका NO2 जुड़ गया था पैरा पे, जिसे बोले थे पैरो नाइट्रोफिनोल। उसके बाद हम लोग देखिए सल्फोनेशन क्या होता है। सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया तो उसमें से जो SO3 पार्ट होता है वो कहाँ जुड़ गया था, ऑर्थो भाग पे, जिसका नाम हो गया ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल, और दूसरा आपका कहाँ जुड़ गया था, पैरा पे जुड़ गया था, जिससे हम लोग कहते हैं इसको पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। तो बहुत टाइम हो गया ना, तो हमने काम करते 2 रिएक्शन और बच गया रासायनिक अभिक्रिया फिनोल का, जिसका एक रीमन अभिक्रिया और एक कोल्बो अभिक्रिया, जो मुख्य अभिक्रिया है, पूछे जाते हैं बार बार। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब ईथर का कहानी लेकर आएंगे, ईथर वाले पार्ट में उसको ऐड कर लेंगे। शुरुआत में पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे, फिर ईथर का पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय।